गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चोल वंश के विषय में पढ़ेंगे। चोल वंश आधुनिक आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ था, जिसकी जानकारी के स्रोत पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। ये पुस्तक हमें याद करनी होगी बच्चों, संगम साहित्य में। और कावेरी नदी घाटी के किनारे था। कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु है, वहां तिरुचिरापल्ली और तंजौर तक फैला हुआ था। पहले राजधानी चोल वंश की उत्तरी मल्लूर थी, बाद में उरायूर हो गई और उसके बाद तंजावुर हो गई। प्रारंभिक चोल वंश के जो राजा हैं उनमें प्रथम राजा थे उर्वफर्रे इलंजीत चेन्नी। इनकी राजधानी उरायूर थी और युद्ध क्षेत्र में सुंदर रथों के लिए ये प्रसिद्ध थे। इसके बाद प्रारंभिक चोलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक हुए करिकाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और साम्राज्यवादी शासक थे, जिन्होंने वैणी युद्ध में वेलरी और 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। दूसरा युद्ध हुआ था वेपरंदलाई के 9 छोटे छोटे शासकों को पराजित किया और इनकी नौसेना भी काफी अच्छी थी। कावेरी नदी पर इन्होंने कावेरी पट्टनम या पुहार पतन नामक शहर बसाया और इनकी राजधानी उरायूर थी और युद्ध क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद तृतीय शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में रहा। उसके बाद 9वीं शताब्दी में विजयआला ने 850 से लेकर 875 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने वापस चोल वंश की प्रतिष्ठा को उच्च स्तर तक पहुंचाया। इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने पांड्यों से तंजौर छीना और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इनके बाद आदित्य प्रथम, जिन्होंने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद परांतक प्रथम, इन्होंने पांड्य नरस राज सिंह को पराजित कर पांड्यों की राजधानी मुद्रा पर अधिकार करके मधुरकोंड की उपाधि धारण की। बच्चों, ये जो उपाधि होती है कि मधुरकोंड की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? परांतक प्रथम ने। ये हमें याद रखने होंगे छोटे प्रश्नों के लिए। उसके बाद हम राजराज प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सुरवीर पराक्रमी हुए थे चोल वंश में। 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये इन्होंने दक्षिण के पांडव, चेरो, पश्चिम के गंग और उत्तर में कलिंग के राजाओं को हराया। उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को विजित किया इन्होंने। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट किया और विजित क्षेत्र का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा और राजधानी पोलेनुर्वा रखी और जगन्नाथ की उपाधि धारण की। और जगन्नाथ की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में पोलेनुर्वा का नाम जगजात मंगलम रखा। राजराज प्रथम ने कई प्रशासनिक सुधार किए, जिसमें भूमि का सर्वेक्षण करवाया। ये धर्म सहिष्णु शासक थे। नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की इन्होंने अनुमति प्रदान की और तंजौर में राजराजेश्वर या जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं उसका निर्माण करवाया। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम, जो कि राजराज प्रथम के पुत्र थे, 1014 से 1044 तक शासन किया। का पराक्रमी शासक हुए हैं। इन्होंने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को पराजित किया। संपूर्ण सिंगल राज को विजित कर लिया। महेंद्र पंचम के राज पर इन्होंने अधिकार कर लिया। बंगाल के गांगे क्षेत्र तक अभियान किया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया इन्होंने और गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर, यानी गंगा घाटी को विजय करने के उपलक्ष्य में गंगकोड चोल की उपाधि धारण की। तो छोटे प्रश्न बनते हैं कि गंगकोड चोल की उपाधि किस राजा ने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। ये याद करने हैं। कावेरी नदी के निकट गंगकोड चोलपुरम नई राजधानी का निर्माण किया। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शासक विजय तुंग को पराजित करके जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप को भी विजित कर लिया। यानी सबसे पहले इन्होंने ही मलाया प्रायद्वीप तक अपनी सेना भेजी। इनकी नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके बाद राजाधिराज राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे। 1044 से 1052 तक इन्होंने शासन किया है और चालुक्य नरेश सोमेश्वर को इन्होंने पराजित करके उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की।
और 1052 ईस्वी में कोप्पम के युद्ध में ये मारे गए और युद्ध क्षेत्र में ही इनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय का युद्ध क्षेत्र में ही राज्याभिषेक हुआ। तो एक छोटे प्रश्न बनते हैं कि युद्ध क्षेत्र में किस चोल शासक का राज्याभिषेक हुआ? राजेंद्र सेकंड का। फिर अन्य शासक वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, राजेंद्र द्वितीय, जिसे कुलोतुंग प्रथम भी कहते हैं। कुलोतुंग का मतलब है शुंग मत विरत, यानी करों को हटाने वाला। तो छोटे प्रश्न बनते हैं कि करों को हटाने वाला कौन सा शासक था? कुलोतुंग प्रथम। और अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय, जिन्होंने 1250 से लेके 1269 ईस्वी तक शासन किया और अंत में पांडवों ने चोल वंश को समाप्त कर दिया। अब हम चोल प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। अगर बड़ा प्रश्न आता है कि चोल प्रशासन के विषय में बताइए, तो हमें पूरे पॉइंट अच्छी तरह लिखने हैं विस्तृत रूप से। और चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। जैसे हमारी पंचायतें होती हैं स्थानीय स्तर पर शासन चलाने के लिए, इसी प्रकार चोल प्रशासन में उस समय स्थानीय स्वशासन बहुत ही अच्छी तरह था। तो हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, उसमें राजा को पढ़ेंगे। राजा जो चोल राजा था वो प्रशासन का प्रधान था। उसकी सहायता हेतु अनेक अधिकारीगण होते थे और राजा वंशानुगत होता था। निजी सहायक, राजा के निजी सहायक को उदम कुटुंब कहते थे और उच्च स्तरीय अधिकारी को पेरिंदम और निम्न स्तरीय अधिकारी को सिरुतरम कहते थे। प्रधान सचिव आलेनायकम कहलाता था। सेन संगठन पढ़ेंगे। सेना के 3 रूप थे, पदाती, अश्वारोही और गजारोही। कुंजीर मल्लर गजरोही दल को कहते थे। कुदिरच वेगरर अश्वारोही दल को कहते हैं। विलीगढ़ धनुर्धारी को कहते थे और वेलकोर राजा के विश्वसनीय अंगरक्षक। और जो छावनियों में रहती थी सेना, तो छावनियों को कड़ंगम कहते थे। तो ये हमें शब्द याद रखने हैं बच्चों छोटे प्रश्नों के लिए। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व नायक करता था और सेना अध्यक्ष को महादंड नायक कहते थे। और जो चोल है उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। चोल शासक अपने जहाजों को व्यापारिक और सैनिक दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त करते थे। चोल नरेश राजराज प्रथम ने नौसेना द्वारा श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप को विजित किया था और राजेंद्र प्रथम की नौसेना ने अपनी विजय वैजंती गांगे क्षेत्र, सिंगल द्वीप, बंगाल की खाड़ी, जावा, सुमात्रा और मलाय प्रायद्वीप पर फैला दी। इस समय जो बंगाल की खाड़ी है उसको चोल झील बन गई थी और इस समय महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम मुख्य बंदरगाह थे। अब हम पढ़ेंगे न्याय प्रशासन। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख है, जहाँ राजा धर्मासन भट्ट की सहायता से, ये ब्राह्मण होता था, धर्मासन भट्ट की सहायता से न्याय करता था। नियमित न्यायालय होते थे, ग्राम न्यायालय भी होते थे, जातीय पंचायत का भी गठन किया गया था। दंड व्यवस्था उदार थी। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान के दंड का विधान था। प्राय आर्थिक दंड कासु जिसे सोने का सिक्का कहते हैं उसके रूप में देना पड़ता था। राज की आय के स्रोत, एक तो सबसे पहले इन्होंने राज की आय का मुख्य साधन था भूराजस्व निर्धारित करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाते थे, नाप जोख करवाते थे और भूमि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। और इसके अतिरिक्त अन्य कर थे राजस्व कर, गृह कर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। हमें ये क्रम से याद रखने हैं। प्रांत को मंडलम कहते थे। मंडलम का जो अधिकारी होता था उसे मंडलम मुंडाली कहा जाता था। प्रांत को वलनाडु, जिसे हम कोट्टम भी कहते हैं, उसमें बांटा गया है। वलनाडु को नाडु में बांटा गया, जिसे जिला कहते हैं। कुर्रम होता थे ग्राम के समूह और ग्राम। तो हमें ये क्रम से याद रखना है कि मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्राम। और स्थानीय प्रशासन पढ़ेंगे तो चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ग्रामीण और नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता। प्रतिनिधि संस्था थी
जिसमें चुने हुए सदस्य होते थे उर, सभा, महासभा और नगरम। जो उर थी उसमें सामान्य वयस्क पुरुष करदाता सदस्य होते थे और सभा और महासभा में ब्राह्मण सदस्य होते थे। इन सदस्य समितियों को वारियम कहा जाता था, जो कि सिंचाई व्यवस्था, भूमि विवरण व्यवस्था, करों की वसूली करना, मंदिरों की व्यवस्था करना, न्याय और प्रशासनिक कार्य करती थी। ये जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त थी, आंतरिक स्वतंत्रता थी, केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर था। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वायत्तता। अब हम चोल कला पढ़ेंगे। चोल कला में क्या है? चोल है जो शैव धर्मानुयायी थे, लेकिन धर्म सहिष्णु शासक थे और इन्होंने मंदिर बनवाए, जो द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए। उनकी क्या विशेषता थी? विशाल वर्गाकार विमान जो ऊपर होता है, मध्य में विस्तृत आंगन होता था, अलंकृत भी होते थे, गोपुरम होता, अलंकृत मंडप होते थे। और राज प्रथम ने बनवाया हुआ बृहदेश्वर या राजेश्वर का मंदिर तंजौर में, राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोलपुरम का मंदिर बनवाया और कोरंगनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। मूर्ति में कांस्य की मूर्ति, नटराज शिव की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति हुई है। तो बच्चों, आज जो हमने जितना भी पढ़ाया है उसको देख करके, सुन करके, समझ करके ये जो प्रश्न हैं इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।